வெளிவிவகாரத்துறை செயலாளர் அட்ரஸ் பண்றார். नमस्कार. इस ब्रीफिंग में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद. जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया. 25 भारतीयों और एक नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया. பாதிப்பு விவரங்களை பற்றி வெளிவிவகார செயலாளர் விளக்கி வருகிறார். ये भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है. पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई. हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया. साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें. यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था. चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था. पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे. इस हमले का मुख्य उद्देश्य பல அப்பாவிகள் உயிரிழந்தார்கள். குடும்பத்தினர் கண் முன்னேயே துப்பாக்கி சூடு நடத்தப்பட்ட துர்பாகியமான நிகழ்வு நடந்தது. இது தொடர் நிகழ்வு என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். 2001 பாராளுமன்ற தாக்குதலிருந்து இந்தியா சந்திக்கக்கூடிய பாதிப்புகள் எல்லாமும் அவர் முன்னர் அந்த காட்சிகள் மூலமாகவும் சொன்னார். பெஹல்காம் தாக்குதல் தான் டெட்லியஸ்ட் அட்டாக், இதுவரைக்கும் இந்தியா சந்தித்ததிலேயே ரொம்ப மோசமான அட்டாக் என்று அவர் அதனுடைய सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया. एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है. यह समूह பெஹல்காமில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு RPF என்ற அமைப்பு தான் பொறுப்பேற்றிருக்கிறது. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபோர்ஸ் என்கிற அமைப்பு தான் பொறுப்பேற்றிருக்கிறது. उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे. इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी. इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं. इस संबंध में 25 TRF என்கிற அமைப்பு ஒரு சிறிய பொருட்களை கொண்டு பயங்கரவாத தாக்குதலை ஜெய்ஷ் இ முகமது மற்றும் லஷ்கர் இ தொய்பா அமைப்பின் ஆதரவோடு நிகழ்த்தி வருகிறது. ஏற்கனவே 2013 கூட இது போன்ற தாக்குதல் சம்பவங்களை இந்த TRF அமைப்பு அரங்கேற்றி இருக்கிறது. पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं. रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है. चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है. हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है. इस हमले की रूपरेखा இந்த அமைப்பினுடைய திறன்கள் குறித்தும் அதன் செயல்படும் விதங்கள் குறித்தும் நமது புலனாய்வு அமைப்பினர் தகவல்களை சேகரித்தனர். जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं. पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है. यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं. इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है. साजिद मीर का मामला
जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। यह स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद पहलगामिल நடந்த தாக்குதல் இந்தியா மட்டுமின்றி உலகின் பல இடங்களிலும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे இந்த பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகும் பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு உதவிகள் வழங்குவதையும் உட்கட்டமைப்புகள் மீதும் பாகிஸ்தான் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை। निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं, अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारी पूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की பாகிஸ்தான் பயங்கரவாத தாக்குதலில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இன்றைய நடவடிக்கையின் மூலம் நீதி வழங்கப்பட்டுள்ளது। Good morning. Thank you all for joining this briefing. As you are all aware, on April 22, 2025, Pakistani and Pakistan-trained terrorists belonging to the Lashkar-e-Taiba carried out a savage attack. லஷ்கர்-e-தய்பாவை சேர்ந்த பாகிஸ்தான் ஆதரவு பெற்ற தீவிரவாதிகள் கடந்த ஏப்ரல் 22ஆம் தேதி பெஹல்காம்ல மிகப்பெரிய தாக்குதலை நடத்தினாங்க। இந்தியர்களும் ஒரு நேபாளியரும் கூட இதில் கொல்லப்பட்டார்। மும்பை தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பிறகு ரொம்ப மோசமான தாக்குதல் இந்தியா மீது நடத்தப்பட்டது। With the victims mostly killed with headshots from close range and in front of their families. ரொம்ப நெருக்கமாக உறவினர்கள் முன்னாடியே பலர் ரொம்ப நெருக்கமான நிலையில தலையில சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள் ஈவு இரக்கமின்றி। செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க।